Good morning, guys. Let's continue with thermodynamics. Now, till now, what we have learned. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कवर तो नहीं किया है। सबसे पहले हम लोगों ने वर्क डन का लास्ट टाइम फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज नथिंग बट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा था वो हीट के लिए हम लोगों ने देखा था। अब हीट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था NC/DT। ठीक है, NC/DT, ये हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक देख लिया है हीट के लिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग हीट कैपेसिटीज देखे थे। तो हीट कैपेसिटीज कौन से रहते हैं, एक रहता है टोटल हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या था, तो या फिर टोटल हीट, जिसका फॉर्मूला क्या था, NC/DT। ठीक है, सॉरी यहाँ पे DQ आना चाहिए एज यूजुअल। एंड अगर Q रहेगा तो वो हो जाएगा NCT/ΔT। ठीक है, NCT/ΔT। अब लाइक वाइज फोर्थ फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था DQ इज इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे एन नहीं आता, यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, टोटल हीट कैपेसिटी हम लोग कर रहे हैं ना, तो टोटल हीट कैपेसिटी में एन आने की जरूरत नहीं है। बट दूसरा रहता है मोलर हीट कैपेसिटी, तो उसमें हम लोग एन मल्टीप्लाई करते हैं, तो NCN/DT या फिर DQ इज इक्वल्स टू NCN/ΔT। फाइनली फिफ्थ आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका क्या आता है, MS/DT एंड Q इज इक्वल्स टू MS/ΔT। तो ये इधर तक ही हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, इफ आई डू रिमेम्बर। ठीक है, एंड अब अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कैसे होगा। यस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो, अभी से लेक्चर्स का काउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर देखोगे तो ये सारे में क्यू सेम है, तो सबका क्यू अगर सेम होगा तो वी कैन से दैट टोटल हीट कैपेसिटी CT/DT इज नथिंग बट NCN/DT विच इज नथिंग बट MS/DT। अगर हम लोग DT/DT कैंसिल आउट कर दें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम, तो रिलेशनशिप इज टोटल हीट कैपेसिटी इज N multiplied by Cn and M multiplied by S। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ तक आई गेस तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जरा हम लोग हीट कैपेसिटी अंडर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो तुम लोगों का फिजिक्स में भी हो जाता है, इसके आगे का भी है एक्चुअली फिजिक्स में, बट स्टिल। तो हीट कैपेसिटी अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब पहली चीज ये याद रखना कि केमिस्ट्री में हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे, तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख देना चाहिए, तो मोस्ट यूज इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड हीट कैपेसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशन में हम लोगों की पहली कंडीशन क्या आएगी, तो हम लोगों की फर्स्ट कंडीशन इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला रहता है टी, अगर टोटल हीट कैपेसिटी अगर मैं पूछूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/ΔT। ठीक है, अगर मोलर हीट कैपेसिटी में अगर पूछूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/N ΔT। एंड अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Q/M ΔT। ऊपर के ही फॉर्मूलाज को देखो रीअरेंज किया है हम लोगों ने। CT निकालना है तो Q/ΔT, CN निकालना है तो Q/N ΔT, एंड S निकालना है तो Q/M ΔT। ठीक है, तो हाँ, तो नेक्स्ट, अब ये रिलेशनशिप हम लोगों को पता है, ये रिलेशनशिप हम लोगों को पता है। एंड अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है वो भी हम लोगों को पता है, ΔT इज इक्वल्स टू 0 और DT इज इक्वल्स टू 0। अगर ये जीरो हो गए, अगर ये जीरो हो गए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
नीचे अगर किसी भी वैल्यू में नीचे की तरफ जीरो आ गया, एक्चुअली जीरो आ तो नहीं सकता मैथमेटिकली, बट अगर आ गया तो हम लोग उसकी वैल्यू क्या बोल देंगे, हम लोग उसकी वैल्यू क्या बोल देंगे, सी टी, करेक्ट बोल रहे हो, इज इक्वल्स टू सी एन इज इक्वल्स टू एस, विच इज नथिंग बट इंफिनिटी, विच इज नथिंग बट इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है? देखो हीट कैपेसिटी मतलब क्या, तो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। अब तुम लोग टेम्परेचर का चेंज ही बोल रहे हो, जीरो है मतलब टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, हम लोग कितनी भी हीट ऐड करने दो टेम्परेचर चेंज होने ही नहीं वाला है। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी। कितनी भी हीट दो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल बता पाएगा, इसका कोई एग्जाम्पल बता पाएगा? तो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल बताता हूँ। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी थर्मस फ्लास्क इज एडियाबेटिक। याद रखो थर्मस फ्लास्क में हीट चेंज नहीं होता बट टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। थर्मस फ्लास्क में हीट चेंज नहीं होती बट टेम्परेचर चेंज हो सकती है। तो कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस, ये तुम लोगों को देते ही तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर लिक्विड में था, लिक्विड में से वाटर चला जाएगा गैस में, करेक्ट, ठीक है। वेपराइजेशन होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पे ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहती है। मुझे बताओ 100 डिग्री के ऊपर तुम लोग वाटर का टेम्परेचर लेके जा पाओगे क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम लोग पहुंचने के बाद तुम लोग 100 डिग्री के ऊपर उसका टेम्परेचर लेके जा पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं ले पाओगे। तुम लोग 100 डिग्री, तुम लोगों ने अगर वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट कितना बनता है, तो वो 100 पे आके स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो इधर तुम लोगों का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो दिस कंडीशन इज आइसोथर्मल, दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल कंडीशन। लेट मी रिपीट अगेन, अगर तुम लोगों के पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर वाटर है एंड ये वाटर पहले से ऐसे धड़ाधड़ बॉईल होते जा रहा है और तुम लोगों ने उसके अंदर थर्मोमीटर ऐड कर दिया, तो वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट रहेगा। तुम लोग उसको बाद में 1 घंटे तक हीट करो या 2 घंटे तक हीट करो, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा, हेंस दिस कंडीशन इज आइसोथर्मल। एंड फिर यहाँ पे सी एन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सी एन बन जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे सी एन बन जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जो मेंस में आया था, ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड इट। ओके, तो ये क्वेश्चन मेंस में आया था, ये क्वेश्चन मेंस में आया था। मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया हम लोग मोलार हीट कैपेसिटी से ही डील करेंगे, ऑफ आइस, ऑफ आइस इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर, विथ वाटर। अब याद रखो आइस बोला तो H2O सॉलिड फॉर्म में, वाटर बोला तो H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो H2O सॉलिड फॉर्म वाला H2O लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे, मुझे बताओ ये कंडीशन कहाँ पे आती है, ये कंडीशन कहाँ पे आती है? देखो वाटर 0 डिग्री पे रहेगा तो वो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में रहेगा। अगर तुम लोगों ने 1 डिग्री भी बढ़ा दिया, याद रखवा वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो तुम लोगों को सॉलिड भी मिलेगा एंड लिक्विड भी मिलेगा। बट अगर जीरो से तुम लोग 1 डिग्री प्लस में चले गए 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर किस में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में। और अगर तुम लोग 1 डिग्री माइनस में भी चले गए, 1 डिग्री माइनस में भी चले गए, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, सॉलिड। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे रहने वाला है, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे रहने वाला है। तो अब मुझे बताओ सिर्फ 0 डिग्री मेंटेन रखोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब आइसोथर्मल हो गया, तो तुम लोग क्या बोलोगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो एंड हेंस सी एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। गाइस फॉलो हो रहा है ना? ठीक है, ओके, प्रणव करेक्ट आंसर था। तो
आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई तुम लोगों से आंसर आजकल कम आते हैं, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट्स है जो आंसर देते हैं, बाकी के तो दे ही नहीं रहे बहुत टाइम से। ओके, तो नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले इजी वाला कवर कर लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, मुझे बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? Q इज इक्वल्स टू जीरो और एल्स डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं सी एन की बात करने वाला हूँ, तो सी एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, या फिर सी एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डी टी। ठीक है, तो ये हो गई हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब ये हीट कैपेसिटी के दो फॉर्मूलाज हैं, एंड मुझे बताओ अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हीट कैपेसिटी रहेगी जीरो, मतलब तुम लोगों को टेम्परेचर का चेंज लाने के लिए हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब ओम करेक्ट बोल रहे हो, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है, बट अभी तक हम लोगों ने एंट्रोपी तक पहुंचे नहीं है, तो वो स्किप कर देंगे, मतलब एंट्रोपी बाद में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आपका आंसर करेक्ट है या फिर क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, मुझे बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोग क्या कांस्टेंट बोलते हैं? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो या फिर डीवी इज इक्वल्स टू जीरो। अब आइसोबैरिक कंडीशन में हम लोग क्यू को क्या बोलते हैं? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा आइसोबैरिक कंडीशन मैंने लिखा है ना, सॉरी गाइस। आइसोबैरिक कंडीशन, तो आइसोबैरिक कंडीशन मतलब P इज इक्वल्स टू जीरो एंड DP इज इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे बताओ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ना CP तो नहीं बोलते हैं, ये मैंने बोर्ड्स में भी बहुत बार रिपीट किया है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर, ये तुम लोगों को नींद से उठाने के बाद भी याद रहना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज, जो मैं तुम लोगों को नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के टाइम से बढ़ाते आ रहा हूँ, या फिर आई गेस पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछा पढ़ा था, तभी मैंने तुम लोगों को बताया था इट इज नथिंग बट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो याद रखो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। एंड अब हम लोगों को क्या निकालना है? Cn निकालना है। तो Cn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन एन डी टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा QP, और Cn इज इक्वल्स टू डी क्यू सॉरी QP अपॉन एन डी टी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी आएगा ना। ठीक है, तो डी क्यू पी अपॉन डी एन डी टी। ओके, मैं यहाँ पे जब कभी डेल यूज करता हूँ तो डी क्यू लिखना ही रह जाता है, और कहाँ पे रह गया क्या? नहीं रहा, हाँ ओके। तो अब मुझे बताओ, हाँ फर्स्ट वाले में डेल्टा आना चाहिए, फर्स्ट वाले में। याद रखो डेल्टा और डी का डिफरेंस क्या है, पता है ना सबको? डेल्टा हम लोग कब यूज करते हैं? जब अच्छा खासा टेम्परेचर चेंज हो, मतलब 1 से 2-3 डिग्री का टेम्परेचर चेंज आया तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी। बट अगर 0.1 0.01 इतना छोटा चेंज आया तो हम लोग बोलेंगे डी टी। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम टू सेम रहता है। अब मुझे बताओ, अब तुम लोगों को क्यूपी को या फिर डी क्यूपी को अलग एक सिंबल भी पता है, क्या आएगा? क्यूपी का सिंबल क्या आएगा? तो क्यूपी का सिंबल आएगा डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, एंड सिमिलरली, और दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डी एच अपॉन एन डी टी। ठीक है, तो इस पे से तुम लोगों को डेल्टा एच का फॉर्मूला मिल रहा है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिराइव किया होगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज नथिंग बट एन सी एन डेल्टा टी, और डी एच इज नथिंग बट एन सी एन डी टी। गाइस, एनी प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों को याद रहनी चाहिए। देख लो, Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। Cn का फॉर्मूला रहता है QP अपॉन एन डेल्टा टी। तो QP का हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, एंड फिर डेल्टा एच इज नथिंग बट एन सी एन डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। छोटा सा ट्विस्ट क्या लाते हैं?
Cn at constant pressure is called as Cp. Cn at constant pressure is called as Cp. इसे हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोगों के पास है, तो मुझे बताओ डेल्टा एच का एक्चुअल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? एन सी पी डेल्टा टी और एल्स डी एच इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। ये दो फॉर्मूलाज तुम लोगों को थर्मो में बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत बार यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। ओके, एंड फाइनली हम लोग अभी आइसोकोरिक प्रोसेस पे जाने वाले हैं। फोर्थ प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे डेल्टा वी जीरो हो जाता है, या फिर डी वी जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। याद है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, ठीक है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? सी एन इज इक्वल्स टू, सी एन इज इक्वल्स टू क्यू, अब क्यू को मैं क्यू भी बोलूंगा, एन डेल्टा टी, या फिर सी एन इज इक्वल्स टू डी क्यू वी अपॉन एन डी टी, ठीक है? तो डी क्यू क्यू वी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सी एन इज नथिंग बट डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी, और टी एन इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन एन डी टी। तो फाइनली डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सी एन डेल्टा टी, और डी यू इज इक्वल्स टू एन सी एन डी टी, ठीक है? तो इसको ही, सी एन को ही हम लोग बोलेंगे सी वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बन जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एच क्या बन जाएगा? एन सी पी डी टी। डेल्टा एच क्या बोल रहा हूँ मैं, डी यू क्या बन जाएगा? एन सी वी डी टी, ठीक है? ये दो फॉर्मूलाज, ये वाला एक फॉर्मूला और ऊपर वाला डेल्टा एच का फॉर्मूला, ये हम लोगों को इस चैप्टर में एग्जॉस्टिवली यूज करना है, ठीक है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख दो, ये दो चीजें लिख दो। ओके, किसी का लिखना बाकी है क्या? हैंड रेस करना अगर किसी का लिखना बाकी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट चीज निकाली है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट चीज डिराइव की है। यप, एवरी वीक देयर विल बी 2 लेक्चर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है? सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी, सीवी की डेफिनेशन लिख देते हैं। सीवी इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से निकाले? तो फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने फिगर आउट किए, सबसे पहला फॉर्मूला सी एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, सी वी इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी,
विच इज नथिंग बट डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। एंड फाइनली Cp इज इक्वल्स टू Qp अपॉन एन डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला, अगर हम लोगों को हीट निकालनी है तो हीट हो जाएगा एन सी एन डेल्टा टी, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोगों को डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। एंड फाइनली अगर हम लोगों को डेल्टा एच निकालना है तो एन सी पी डेल्टा टी। गाइस, ये दो फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने ऊपर से डिराइव किए हैं। कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। ओके, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये तुम लोगों को फिजिक्स में भी हुआ है, पॉइसन इक्वेशन नाम की चीज तुम लोगों ने उसमें की थी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। तो अच्छा, लिखना बाकी है क्या? लिख दो एक में। ओके, तो हो गया सबका लिख के, बाकी है किसी का? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको हम लोग मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। बताओ क्या है मेयर्स इक्वेशन? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ये सबको पता है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। एंड सिमिलरली और एक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है? सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है। मैं गामा ऐसे लिखता हूँ, तुम लोग ऐसे लिखते होगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा लिखता है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं गामा ऐसे लिखता हूँ हमेशा, ठीक है। तो सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू आर, इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? थर्ड एक्सप्रेशन मिलेगा, सीपी इज नथिंग बट गामा टाइम्स सीवी। एंड फिर अगर हम लोग ये थर्ड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, थर्ड एक्सप्रेशन अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। इसमें से अगर हम लोगों ने इसमें से अगर हम लोगों ने सीवी को कॉमन निकाल दिया, इसमें से अगर हम लोगों ने सीवी को कॉमन निकाल दिया तो व्हाट आई विल गेट? सीवी इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू आर। एंड फिर हम लोगों को पांचवी एक्सप्रेशन मिलेगी, सीवी इज इक्वल्स टू वन अपॉन गामा माइनस वन। तो ये पांच एक्सप्रेशन इंटर रिलेटेड है। इसको दो तीन बार अगर लिखोगे तो तुम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। तो गामा कैसे निकाला वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, गामा कैसे आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। बट गामा इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी, ठीक है। तुम लोगों ने गामा के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स देखे रहेंगे, बट गामा इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। फिजिक्स में तुम लोग इसे बोलते हैं पॉइसन रेशियो, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग इसे बोलेंगे एटॉमिसिटी। गामा इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। हाँ, यहाँ पे आर आना चाहिए, मैंने गलती से वन लिख दिया है। तो गामा इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी और एल्स पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। तो ये पांच एक्सप्रेशन है जो हम लोगों को याद रहने चाहिए। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये पार्ट तुम लोगों को केमिस्ट्री में हुआ है क्या थोड़ा बहुत? डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा हुआ है, हुआ होगा मतलब, बट टॉपिक की हेडिंग कुछ अलग दी रहेगी फिर सर ने, देखते हैं। चलो ये लिख दो सिर्फ पहले।
हाँ वो एफ वाला पार्ट, करेक्ट। जब तुम लोग गामा जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना, मुझे बचपन से ऐसे लिखने की आदत है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, चेंज नहीं होता वो मुझे। ओके, तो चलो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक बार कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में तो हुआ ही होगा, हम लोगों को केमिस्ट्री में भी है तो यहाँ पे भी देखना ही है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक अच्छे हद तक सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है, ऑब्वियस है, बट स्टिल। तो चलो, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ओ एफ, ठीक है, इसे हम लोग अभी बोलेंगे डी ओ एफ। इसे मैं अभी लिखूंगा डी ओ एफ, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल कौन से मूवमेंट्स बता सकता है या फिर कौन से मोशन दिखा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है या फिर एक एटम है, ये एक सिंगल एटम है समझ लो, ठीक है। इफ आई हैव अ सिंगल एटम, तो ये कैसे कैसे मूव कर सकता है, तो मुझे बताओ, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? कैन इट मूव इन एक्स डायरेक्शन? डेफिनेटली इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इट विल मूव इन एक्स डायरेक्शन, जैसे आगे पीछे, देखो ऐसे इधर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे जा सकता है। तो ये एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है। अब मुझे बताओ, कैन इट मूव इन वाई एक्सिस? कैन इट मूव इन वाई एक्सिस? मेरे पास एक पार्टिकल है, विल इट मूव इन वाई एक्सिस, ऊपर नीचे? तो ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। एंड सिमिलरली जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब क्या? तो आगे पीछे देखो, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सिमिलरली आगे और पीछे। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने वेज में ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, कितने वेज में ये मूवमेंट कर पा रहे हैं? तो वेरी नाइस, इट कैन मूव इन टोटल 3 मैनर, ठीक है। इट कैन मूव इन टोटल 3 मैनर्स। और वो 3 मैनर कौन से है? तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। वो कौन सा मोशन दिखा रहा है? ये रोटेशनल दिखा रहा है, वाइब्रेशनल दिखा रहा है, या ट्रांसलेशनल दिखा रहा है? कौन सा मोशन है ये? वेरी नाइस, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि एक अगर छोटा सा एटम है, एक सिंगल एटम अगर होगा, एक सिंगल एटम अगर होगा तो वो कितने मोशन दिखा सकता है, मतलब कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकते हैं उसमें? तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकते हैं, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक आइटम में अगर 3, तो दो में कितने हो जाएंगे? तो डेफिनेटली दो में 6 हो जाएंगे। 3 में कितने हो जाएंगे? तो 3 में 9 हो जाएंगे। 4 में 12, 5 में 15। तो वैसे ही एन एटम्स अगर आ गए, कितने एटम्स अगर आ गए? एन एटम्स अगर आ गए, तो एन एटम्स में कितने हो जाएंगे? तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास एक एटम है, तो वो मुझे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा सकता है, 3 अलग अलग टाइप के मोशन दिखा सकता है। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स है तो वो मुझे 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा सकता है। तो अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा, ये सेम फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है? तो तुम लोग बोलोगे 3n, वेर n इज वॉट? तो वेर n इज नंबर ऑफ एटम्स, वेर n इज नंबर ऑफ एटम्स। एनी डाउट? ना, सारे आइटम्स बॉन्डेड रहने चाहिए, सारे के सारे आइटम्स बॉन्डेड रहने चाहिए। हम लोग आ रहे हैं उसी पॉइंट पे। सारे के सारे आइटम्स अगर बॉन्डेड, तुम लोगों को फिजिक्स में नॉन बॉन्डेड आइटम्स के लिए है, बट अगर बॉन्डेड आइटम्स भी रहेंगे तो उनके अंदर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है। कौन सी आती है वही हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तुम लोगों को फिजिक्स में ऐसे सिंगल सिंगल आइटम्स के लिए पढ़ाया जाता है क्या? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अभी थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्डेड आइटम्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से टाइप्स रहते हैं? तो नंबर 1 इज ट्रांसलेशनल,
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर 2 रहता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड नंबर 3 रहता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये ऐसे 3 टाइप के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास, देखो तुम लोग खुद विजुअलाइज करना, तुम लोगों के पास एक सिंगल एटम है। ये सिंगल एटम कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? एक सिंगल एटम कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ठीक है, 3 डायरेक्शन में। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है। अब मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों एटम्स भी जब मूव करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो वो कितने में करेंगे? अभी ये दो, ये समझ लो ये 2 मॉलिक्यूल जैसे थे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे। कभी ऐसा हुआ क्या कि ये आगे जा रहे हैं और ये पीछे आ रहे हैं? ऐसे हो पाएगा? ये आगे जा रहा है और ये पीछे आ रहा है? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉन्डेड है, तो ये दोनों आगे पीछे एक साथ करेंगे, ऊपर नीचे भी एक साथ करेंगे, लेफ्ट साइड भी एक साथ करेंगे। तो मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल हो, 2 मॉलिक्यूल हो, या ऐसे कितने भी अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स हो, ये हमेशा कितने ट्रांसलेशन दिखा सकते हैं, कितना मूवमेंट दिखा सकते हैं, ट्रांसलेशन कितना कर सकते हैं? 1, 2, 3। ये समझ में आ रहा है क्या? बताओ, ये समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितने रहेंगी? ऑलवेज, ऑलवेज 3। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमेशा 3 ही रहेंगी? ये किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। ओके, अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी मॉलिक्यूल रहने दो, वो हमेशा 3 ही रहेगी। अब जरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेकंड के ऊपर मैं जंप मार रहा हूँ। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक छोटू सा एटम है। ना ना ना, याद रखो, जो हम लोगों ने ये 3n निकाला ना, वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। वो क्या रहता है? टोटल। आ रहा हूँ, एक एक करके तुम लोगों को पॉइंट समझ में आ जाएंगे। बट इसमें हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ले। टोटल मतलब क्या? तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इन सब की एडिशन रहती है, वो ऊपर वाला। हर एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, जस्ट ये थियरी जरा एक बार देख लो अभी। अब देखो, रोटेशन, मुझे बताओ, मेरे पास एक छोटा सा एक एटम है। ठीक है, आज आप अपने घर पे नहीं, कैसे टेबल लेना, गोटी, ठीक है, मार्बल, टेबल नहीं, मार्बल लेना, और उसको ऐसे ऑन करके देखना, रोटेट करके देखना। एक बार वो एक कांस्टेंट हो गया, मतलब उसका मोशन एक बार कांस्टेंट हो गया, हाँ, और उसके अंदर कुछ डिजाइन रहनी चाहिए, वो जो ग्रीन कलर का मार्बल आता है ना, जो सिर्फ ग्रीन रहता है, वो, उसको तुम लोगों ने रोटेट किया, तो तुम लोगों को फीलिंग भी आएगी क्या कि इट इज रोटेटिंग? तुम लोग एक छोटे से एटम को, स्पेरिकल एटम को जब रोटेट करोगे, तो कैसे भी करो, ये ऐसे डायरेक्शन में करो, ये ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करो, या तुम लोग किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, तुम लोगों को उसकी फीलिंग तक आने वाली है कि वो रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बराबर। तो ऐसे एटम को, एक छोटे से बॉल बेरिंग को, नहीं तो बॉल बेरिंग है, तुम लोग उसको रोटेट कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद अपने को फीलिंग ही नहीं आती कि वो रोटेट हो रहा है, हम लोगों को लगता है कि वो स्टेडी हो गया है। ठीक है, तो मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? वो वैसे रोटेट होकर कुछ फायदा हो रहा है, उसमें कुछ मैग्नेटिक चेंजेस है, फिर कुछ हो रहा है क्या? तो नहीं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं 0। ये समझ में आया क्या? देखो, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या देखेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा, एक एटम इधर, एक एटम इधर, बीच की तरफ एक बॉन्ड। ठीक है, दिस इज माई डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखो, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, तुम लोगों को दिखाई दिया? रोटेशनल समझ में आ रहा है? ऐसे अगर ये रोटेट हो रहा है, तो तुम लोगों को ये रोटेशनल समझ में आ रहा है क्या कि इट इज रोटेटिंग? ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट करके दिखाया, तुम लोगों को समझ में आया इट इज रोटेटिंग? ये रोटेशन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देखो, 2 एटम, एक हाथ, एक दूसरा हाथ, 2 एटम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि इट इज रोटेटिंग? मतलब ये अभी मेरे हाथ वैसे मैं ट्विस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट ये बीच का, ये दो यहाँ पे 2 छोटे छोटे आइटम्स ऐसे अज्यूम करो, और अभी ये रोटेट हो रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है ये रोटेट हो रहा है? सी, आई एम रोटेटिंग इट along this axis.
ठीक है, मतलब ये इस एक्सिस के अलोंग में रोटेट कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस से समझ लो। तो अब इसमें तुम लोगों को रोटेशन फील आएगा क्या? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, देखो, जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसमें रोटेशन देखो कैसे होते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड ये इसके आजू बाजू के एक्सिस, बीच में से जानते हैं, ये फर्स्ट एक्सिस, ये सेकंड एक्सिस, एंड दिस इज माय थर्ड एक्सिस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो तुम लोग इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को, तुम लोग इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को रोटेट कैसे कर सकते हो, इसका रोटेशन कैसे हो सकता है? तो तुम लोग इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, तुम लोगों को दिखाई देगा कि रोटेट हो रहा है। ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, तुम लोगों को दिखाई भी देगा कि रोटेशन हो रहा है। तुम लोग इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये रोटेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे रोटेट करो, समझ में आ जाएगा। ऐसे रोटेट करो, तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। यस उत्तरा, करेक्ट बोल रहे हो। एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन में वो रोटेट होगा, बट ये ऐसे रोटेट करेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या? ये ऐसा रोटेशन तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन में रोटेशन समझ में नहीं आएगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों के पास कितने पॉसिबिलिटीज है? दो है। अब बाकी रोटेशन देखो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का कैसे होता है, ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आ गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर या नॉन लीनियर है, तो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, एंड दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? तो लीनियर की दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? तो लीनियर मॉलिक्यूल की। लीनियर मतलब क्या? तो ये ऐसा। अब मुझे बताओ, लीनियर ट्राइएटॉमिक एंड नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक दो टाइप हो गए ना। तो एक आता है लीनियर ट्राइएटॉमिक, एक आता है लीनियर ट्राइएटॉमिक, एंड दूसरा आता है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। दूसरा आता है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। नाउ इन केस ऑफ लीनियर ट्राइएटॉमिक एंड नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक कैसे करोगे? लीनियर इज जस्ट लाइक डायटोमिक, करेक्ट बोल रहे हो अथर्व। अब आदित्य का क्या है? सर वोंट द एटम्स रोटेट एट एन एंगल? तो डेफिनेटली दे कैन रोटेट। या लीनियर के लिए जस्ट हम लोगों को डायटोमिक जैसा ही मिलने वाला है। देखो लीनियर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे बीच में और एक एटम आ गया, ऐसा समझ में आएगा, चलेगा। ऐसा भी समझ में आएगा, ओके फाइन। बट ऐसा रोटेट करोगे तो लाइफ में कभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे अगर हम लोग रोटेट करेंगे, तुम लोगों को मेरी हाथ की मूवमेंट दिख रही होगी, बट मेरा पेन रोटेट हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका नंबर रहेगा हमेशा 3, सॉरी इसका नंबर रहेगा हमेशा रोटेशन का 2। बट इसके केस में, इसके केस में देखो कैसे होगा। तुम लोग इसको रोटेट अगर करोगे तो ये ऐसे तुम लोगों को उल्टा होके दिखेगा। मतलब ये रोटेशन अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये रोटेशन अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो तुम लोगों ने ऐसे रोटेट किया, वैसे ही तुम लोग इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, वैसे ही तुम लोग इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। देखो पहले हम लोगों ने कैसे रोटेट किया इसको, तो ऐसे। ठीक है, वैसे ही तुम लोग इसको
इधर से ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली ये दूसरे एक्सिस पे भी रोटेट होगा। ये एक्चुअली मॉडल्स अगर रहते तो बहुत इजीली हो जाता, बट ठीक है। तो तुम लोगों को इसको कैसे भी रोटेट करना है, ऐसे। तो ये ऐसे रोटेट होगा क्या, तो डेफिनेटली इट कैन रोटेट, ये ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एंगुलर दिखेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। समझ लो ये फर्स्ट आइटम था, ये सेकंड आइटम था, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये सेकंड आइटम यहाँ पे आया, ये फर्स्ट आइटम। फिर फाइनली जब रोटेशन कंप्लीट होगा तो हम लोगों को कैसे मिलेगा, सेकेंड आइटम दूसरे कोने पे आ गया, फर्स्ट आइटम पहले कोने पे आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट आइटम था, ये सेकेंड आइटम था, उन्होंने ऐसे रोटेट किया, तो ये फर्स्ट यहाँ पे आया, ये सेकेंड यहाँ पे आया। समझ में आ रहा है। हाथ से ट्राइंगल बनाओ, ये ऐसे वो एक्चुअली समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट देखो ये ट्राइंगल है, एंड दिस ट्राइंगल कैन बी रोटेटेड लाइक दिस। ये ऐसे रोटेट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली ये ट्राइंगल है, इसको तुम लोग ऐसे भी रोटेट कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी रोटेट कर पा रहे हैं, और इसको ऐसे भी रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम फाइनल एक्सिस वीएसी पेयर वाले ऐप से उस पे नहीं होगा ये एक्चुअली, वीएसी पेयर के ऐप से नहीं होगा ये एक्चुअली, मतलब वहां पे इतना फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली हम लोग इसको जेड एक्सिस में भी रोटेट कर पाएंगे। जेड एक्सिस मतलब क्या, तो ये ऐसा था, तो इसको ऐसे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने रोटेशन हो पाएंगे, तो ये हर एक एक्सिस पे रोटेट हो पाएगा। आई गेस इसमें डाउट आ रहा होगा तुम लोगों को, तो लेट मी सी। अगर किसी एप्लीकेशन से हो रहा है तो यहाँ पे 3 रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे 2 ही रोटेशन पॉसिबल है। जस्ट लेट मी सी, अगर किसी एप्लीकेशन से पॉसिबल हो रहा है समझाना तो। हम लोगों के पास वाटर अवेलेबल नहीं है मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। वाटर, ये क्या, लोकेशन। ओके, तो चलो, ये तुम लोगों को एक एप्लीकेशन के थ्रू दिखा सकता हूँ मैं। तो जस्ट गिव मी मिनट, ये 3 और ये 2। ओके, तो वाटर का ही मैं दिखा सकता हूँ, बट उतना भी चल जाएगा आई गेस। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन, सी, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, ये मैंने कौन सा एक्सिस पे अरेंज किया है, तो अभी ये तुम लोगों को जेड एक्सिस दिख रहा होगा, बाहर आ रहा है। बाहर आने वाला एक्सिस कौन सा है, तो ये जेड एक्सिस है। अब इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, तुम लोगों को समझ में आया, ये रोटेट हुआ, तुम लोगों को दिखाई दिया ये रोटेट हुआ, ठीक है। अब अगर ये वाई एक्सिस पे रहता, ये अभी मॉलिक्यूल मैंने कहाँ पे रख दिया, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अगर रोटेट करूंगा, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये रोटेट हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर ये मैं एक्स एक्सिस पे लेके गया, एक्स एक्सिस पे इसको लेके जाना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट गिरेगा, बट देखते हैं इफ पॉसिबल। हाँ, तो अभी ये ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ, तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस में भी रोटेट हो पा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटेशन इसकी कैसी पॉसिबल है। हाँ गाइस, ये जेड एक्सिस था, उसके बाद दूसरे एक्सिस में ये अपने आप नहीं जा रहा। तो ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस हो गया जिसमें भी ये रोटेट हो रहा है। एंड फिर उसके बाद ये एक्स एक्सिस में भी चला गया, यहाँ पे भी रोटेट हो रहा है। तो ये तीनों एक्सिस में रोटेट हो सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या। हम लोगों के पास यहाँ पे कोई डाई मॉलिक्यूलर है क्या, अलीन। अलीन में तुम लोगों को तीनों एक्सिस दिखेंगे एक्चुअली। देखो ये अलीन है। अब अलीन को जब मैं रोटेट कर रहा हूँ, फीलिंग आई रोटेट, एक्चुअली ये नॉन लीनियर लीनियर पूरा नहीं है, तो इसमें तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। लीनियर मॉलिक्यूल हम लोगों के पास अजाइड भी, अजाइड
ओके गाइज, एम आई ऑडिबल? एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस. हेलो. ओके, बाय द वे, कहाँ पे हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बता पाएगा कहाँ पे हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे? स्क्रीन शेयरिंग हो नहीं पा रही है. जस्ट अ मिनट, मैं मोबाइल डाटा ऑन कर देता हूँ. ओके, तो दिख रहा है ये आइटम सबको? जस्ट अ मिनट गाइज, क्या पता क्या चालू है. एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियरली ऑडिबल? हेलो. व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो क्या चालू है? ओके, ठीक है. तुम, आई आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, so I'm stopping the share. ओके, चलो ठीक है, मोबाइल शेयर ऑन नहीं करते हैं बिकॉज उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आई गेस. तो इट्स बेटर कि हम लोग नॉर्मली रहे. तो अब तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया, मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होपफुली समझ में आ गई होगी. ठीक है. अब देखो, तो अगर मोनो एटॉमिक में देखेंगे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहती? 3. एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है? तो 0. डायटोमिक में अगर हम लोग देखेंगे तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितनी रहेंगी? 2. बट ट्रांसलेशनल कितनी रहेंगी? 3. ठीक है. एंड नॉन लीनियर ट्राइटोमिक में अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी 3. ठीक है. तो फाइनली हम लोगों को निकालना है थर्ड, विच इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लोगों को निकालना है तो मोनो एटॉमिक के लिए कैसे आएगा वो देखते हैं पहले. मोनो एटॉमिक. अब मुझे बताओ, एक सिंगल एटम है, देखो वाइब्रेशन कब होता है? जब दो एटम्स है और उनके बीच में ऐसे स्ट्रेचिंग हो रही है. दो एटम्स है और उनके बीच में अगर ऐसी स्ट्रेचिंग होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें वाइब्रेशन हो सकता है. बट अगर एक सिंगल एटम है, ये वाइब्रेट होगा क्या? ये सिंगल एटम वाइब्रेट हो पाएगा क्या? तो करेक्ट, मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा. अब अगर मुझे बताओ डायटोमिक मॉलिक्यूल कितने एटम्स है? डाई एटम्स है, दो एटम्स है. तो इसमें ये वाइब्रेशन ऐसे होगा. मुझे बताओ कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं? आई गेस एक ही वाइब्रेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन, मतलब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो डायटोमिक में ये कैसे हो जाएगा? तो डायटोमिक
के लिए ये सिर्फ एक ही रहने वाला है, ठीक है। एंड वाइब्रेशन का फॉर्मूला, वाइब्रेशन का अगर हम लोग को फॉर्मूला पूछा तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, इसके लिए तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहते हैं हम लोगों के, तो n 3n रहते हैं। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। लीनियर के लिए रोटेशनल कितने रहते हैं, तो लीनियर के लिए रोटेशनल रहते हैं 2, लीनियर के लिए रोटेशनल कितने रहते हैं 2, एंड ट्रांसलेशनल कितने रहते हैं हमेशा 3। तो लीनियर के लिए रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला रहता है 3n माइनस 5। 3 ट्रांसलेशनल लीनियर मॉलिक्यूल, 3 ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएंगे, 2 रोटेशनल दिखाएंगे, तो टोटल में से हम लोग उतने माइनस कर देंगे। एंड नॉन लीनियर के लिए कैसे हो जाएगा, नॉन लीनियर के लिए कैसे हो जाएगा, तो नॉन लीनियर के केस में 3n माइनस ट्रांसलेशनल के 3 और रोटेशनल के भी 3, तो टोटल हो जाएगा 6, ठीक है। तो कनेक्टिविटी इशू आ रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, बट सी हम लोगों को ये इतना ही याद रखना है, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोगों को निकालने आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब। भाई 3n, अरे ऊपर हम लोगों ने पहले देखा था ना कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहते हैं, टोटल रहते हैं 3n। टोटल कितने रहते हैं 3n, मतलब हम लोग एक काम करते हैं, एग्जाम्पल भी लेते हैं, दो दो एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ HCl, एग्जाम्पल ऑफ HCl अगर मैं लूं और मैं तुम लोगों को पूछूं इसमें ट्रांसलेशनल कितने हैं, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो ये कितने एक्सिस पे मूव कर पाएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितनी आएंगी, परफेक्ट 3। अभी तुम लोग ये आंसर देना, ट्रांसलेशनल 3 आएंगे। देखो ये HCl है, इधर एक, इधर 2 और इधर 3, ठीक है। अब सिमिलरली अगर इसमें मैं रोटेशनल पूछूं तो कितनी आएंगी, रोटेशनल अगर पूछूं तो कितनी आएंगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, इसमें 2 ही आएंगे। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है पक्का सबको, 2 ही आएंगे। अब वाइब्रेशनल, देखो आप वाइब्रेशनल, पहली बात टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं इसमें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो निकालना चाहिए था एक्चुअली, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका फॉर्मूला क्या था 3n, इसका फॉर्मूला क्या था 3n, एंड हम लोग के पास 2 ही एटम्स है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी 6, परफेक्ट। अब मेरे पास टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 6 में से 3 है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल, तो बची कितनी, बची 3n माइनस 3 प्लस 2 5, तो 6 माइनस 5 बचेगा 1, 6 माइनस 5 बचेगा 1। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कैसा है वो समझ में आ रहा है क्या, देखो ठीक है। ये किसके लिए, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। इफ आई हैव अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आया तो क्या होगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब एग्जांपल क्या, तो वाटर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का वाइब्रेशन देखो कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। HCl का वाइब्रेशन ऐसे कुछ होगा, इतना ही, नथिंग एल्स। अब वाटर के केस में अगर मैं तुम लोगों को पूछूं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी वाटर के केस में, परफेक्ट 3n। तो वाटर में 3 आइटम्स है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी 9। अब मुझे बताओ यहाँ पे ट्रांसलेशन कितने होंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन कितने होंगे, तो ट्रांसलेशन हमेशा 3 ही होगा, परफेक्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे रोटेशन कितने होंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन पे देखा, तुम लोगों को कितना दिखा पता नहीं, बट इसमें भी 3 आते हैं, परफेक्ट। अब मेरे पास टोटल 9 है, 9 में से 3 ट्रांसलेशनल है और 3 वाइब्रेशनल है, तो बचेंगे कितने, तो वाइब्रे सॉरी 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल है, तो वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी, तो वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी, तो 9 माइनस 6 मतलब क्या, तो ये जो 3n था उसमें से हम लोग 6 माइनस करेंगे, तो वी विल गेट 3 एज द आंसर। तो ये सेकंड फॉर्मूला नॉन लीनियर का कैसे आता है समझ में आया, लीनियर में 3n माइनस 5 करेंगे, टोटल माइनस 5, क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे 3n माइनस 6 बिकॉज 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल है, ठीक है। अब जरा वाटर वाइब्रेट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब अगर इतना देख ही लिया है तो वाटर का वाइब्रेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो
वाटर का एक टाइप का वाइब्रेशन जो रहता है ना, वो रहता है सिमेट्रिकल। वो क्या रहता है? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल मतलब क्या? तो ये दो वाटर के हाइड्रोजन है, तो दोनों ऐसे स्ट्रेच होंगे और दोनों वापस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों ऐसे स्ट्रेच होंगे, दोनों वापस कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या? तो दोनों एक ही टाइम पे स्ट्रेच होंगे, दोनों एक ही टाइम पे स्ट्रेच होंगे और दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये तुम लोगों को लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? बस अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इतना टाइम दे दिया है, तो और थोड़ा टाइम सही। अब दूसरा रहता है एसिमेट्रिकल। मतलब क्या? तो एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर जाएगा तो एक हाइड्रोजन अंदर, एक हाइड्रोजन बाहर, एक हाइड्रोजन अंदर, तो दिस इज एसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का मूवमेंट, बॉन्ड का मूवमेंट एसिमेट्रिकल कब होगा? जब एक हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रेच होगा तो दूसरा हाइड्रोजन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर की तरफ जाएगा तो एक हाइड्रोजन ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होगा? तो देखो, ये अगर वाटर का मॉलिक्यूल का बॉन्ड है तो ये ऐसे अंदर बाहर, अंदर बाहर, इसे हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग, सॉरी सीजरिंग, इसे हम लोग बोलते हैं सीजरिंग, सीजर जैसा ये होगा। तो ये हो गया तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो गया तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें मॉलिक्यूल जैसे अंदर, उसके बाद वापस ऐसे बाहर, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें बॉन्ड का एंगल जो है वो चेंज होगा। ये होते हैं वाइब्रेशन, ठीक है? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सीजरिंग, इनका नाम रहता है। हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर एडवांस लेवल पूछा, मतलब एडवांस लेवल पे इनको क्वेश्चन बनाना होगा, तो दे कैन आस्क इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स, ठीक है? मैक्सिमम तो फिजिक्स में आने के चांसेस कम है, केमिस्ट्री में आएगा, बट स्टिल। तो एनी डाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम में? किसी को कुछ डाउट अभी इसके बाद? ओके, तो अब अभी हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ CV and CP, CV and CP by using डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ CV एंड CP बाय यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, CV के लिए एक फॉर्मूला रहता है, CV इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द होल थिंग डिवाइडेड बाय, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, या फिर द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय R/2, द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय R/2, ठीक है? दिस फॉर्मूला इज द ओनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज द ओनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड यही हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है? यही हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज यूजुअली एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर, दिस फॉर्मूला इज यूजुअली एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर, याद रखना। अब दूसरा एक फॉर्मूला भी है, दूसरा एक फॉर्मूला भी है। तो CV इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R/2, इनटू R/2, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय R/2, जो पहले वाला ही फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला में वाइब्रेशंस थे क्या? फर्स्ट फॉर्मूला में वाइब्रेशंस थे क्या? तो फर्स्ट फॉर्मूला में वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। कौन सा मोशन नहीं है? तो फर्स्ट फॉर्मूला में वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो रहता है वो फ्रीज हो जाता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। करेक्ट बोल रहे हो प्रणव? तो लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन नहीं हो पाते, हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशन होंगे। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाते हैं, प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R, ठीक है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर। तो मुझे बताओ, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? तो हम लोग यही पहला वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी यूज नहीं होगा, पहला वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो चलो, पहली बात, सिस्टम में आई एम गेटिंग अ कॉल, व्हाट इज हैपनिंग टुडे?
तो गाइस पहले तो हम लोग लिखने वाले हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक में रोटेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मोनोएटॉमिक में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ वाइब्रेशन होता है। तो सीवी का फॉर्मूला मोनोएटॉमिक के लिए क्या आएगा? सीवी का फॉर्मूला मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 और मल्टीप्लाइड बाय r/2, तो हम लोग इसको बोलेंगे 3/2r। समझ में आ रहा है? अब सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? तो सीपी देखो, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी। तो आर अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2r, ठीक है। मोनोएटॉमिक का समझ में आ रहा है? मोनोएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2r, सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5/2r। अब गामा का फॉर्मूला क्या रहता है? सीपी बाई सीवी। गामा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। गामा का फॉर्मूला क्या रहता है? सीपी बाय सीवी। तो सीपी का फॉर्मूला है 5/2r अपॉन सीवी का फॉर्मूला है 3/2r। तो ये r और r कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो आंसर क्या बचेगा? 5/3। वेरी नाइस। तो आंसर क्या बचेगा? 5/3। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आंसर आएगा 1.67, जो कि मोनोएटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है। फिर हम लोग करेंगे डायटोमिक के लिए। अब डायटोमिक के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो डायटोमिक का कैसे होगा? सीवी इज इक्वल्स टू, सीवी की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, सीवी की वैल्यू नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस नंबर ऑफ रोटेशनल। डायटोमिक के लिए हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन कितना होता है? 5। तो 5 इज द एडिशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर, करेक्ट बोल रहे हो अथर्व। और सीपी, सीपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी इज नथिंग बट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो सीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवी। तो इसमें हम लोग आर ऐड कर देंगे, तो 5/2 में 1 ऐड कर दो, तो यू विल गेट 7/2 आर। अब गामा, गामा क्या होगा? सीपी अपॉन सीवी। तो 7/2 आर अपॉन 5/2 आर। आर और आर कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट 7/5। यू विल गेट 7/5 which is nothing but 1.4। guys any doubt? देखो ये तुम लोगों का फिजिक्स में हो गया, इसलिए इसको एकदम लाइटली मत लेना। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर आ गए, सी डायटोमिक मॉलिक्यूल या फिर लीनियर मॉलिक्यूल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या फिर लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल अगर होगा तो हमेशा हम लोगों को आंसर आएगा 7/5। बट अगर ट्राई एटॉमिक, अगर ट्राई एटॉमिक या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ गया, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इधर लिख दो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, दोनों के एडिशन 6। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? सीपी की, सीवी की वैल्यू निकालने के लिए, सीवी इज नथिंग बट 6/2 इंटू आर विच इज नथिंग बट 3r। समझ में आ रहा है? एंड सीपी इज नथिंग बट सीवी प्लस आर। तो 3r प्लस आर कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 4r, ठीक है। अब गामा की वैल्यू क्या आएगी? गामा की वैल्यू क्या आएगी? तो गामा की वैल्यू आएगी सीपी अपॉन सीवी एंड 4r अपॉन 3r। 4r अपॉन 3r will become 4/3 which is nothing but 1.33, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। लिख दो, ये कंप्लीट करो। सीपी और सीवी निकालने हम लोगों को आना ही चाहिए, इसके बिना हम लोगों के क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, तुम लोगों को अगर ऐसे लग रहा है कि यार ये फिजिक्स में हो ही गया है तो वापस क्यों? तो रिवीजन इज ऑलवेज गुड, ठीक है। रिवीजन हमेशा काम आती ही है, तो रिवाइज कर लो एक बार। ओके, तो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड।
तो नेक्स्ट मैं तुम लोगों को एक टेबल देने वाला हूँ जो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे अभी, ठीक है? तो देखते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूल दूंगा, कोई एक मॉलिक्यूल, फिर तुम लोग यहाँ पे उसकी सीवी की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद सीपी की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद गामा की वैल्यू लिखोगे, ठीक है? एक फर्स्ट एग्जांपल मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। समझो मैंने तुम लोगों को हीलियम दिया, ये क्या है? मोनोटॉमिक है। तो तुम लोग ऊपर मोनोटॉमिक के यहाँ पे जाके देखोगे, मोनोटॉमिक 3/2 R आता है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे सीवी की वैल्यू 3/2 R। या फिर सोचो बाय हार्ट हो गया होगा तो और अच्छी बात है, तो मोनोटॉमिक है तो 3/2 R। बाद में तुम लोग बोलोगे कि अच्छा ठीक है, तो सीपी की वैल्यू इसमें 3/2 में एक R ऐड कर दो तो 5/2R हो जाएगा। एंड गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगी 5/3। इन दोनों का रेशियो समझ में आ रहा है? कर पाओगे? ये सब जन कर पाएंगे क्या? देखो और एक एग्जांपल, H2 अगर मैंने दे दिया, H2 क्या है? डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा? डायटोमिक के लिए हो जाता है 5/2R। सीपी की वैल्यू इसमें और एक आर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 7/2R। एंड इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 7/5। समझ में आ रहा है क्या? तुम लोगों से रिस्पॉन्स बहुत डल आ रहा है रे। ओके, तो चलो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। H2O लीनियर है या नॉन लीनियर है वो समझ के, ठीक है? ओके हाँ, अभी थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। लीनियर है या नॉन लीनियर है वो जरा समझ के आंसर लिखना, ज्यादा नहीं, इतना ही बस, ठीक है? तो करो। आंसर वो करेक्ट है। नाइस। तो देखो ये क्या है, ये नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने पहले से देख के रखा है रोटेशनल 3, ट्रांसलेशनल भी 3। तो 6/2 कितना हो जाता है? तो 3R हो जाता है। 3R में और एक R ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 4R। एंड इन दोनों का रेशियो लोगे तो हम लोगों को मिलेगा 4/3, ठीक है? अब CO2 के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, याद रखो। CO2 कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? स्ट्रेट मॉलिक्यूल बन जाता है। अब CO2 के लिए लीनियर मॉलिक्यूल है, तो रोटेशनल दो, सॉरी रोटेशनल दो नहीं, रोटेशनल हाँ, रोटेशनल दो और ट्रांसलेशनल 3। तो 2+3 प्रणव करेक्ट आंसर है। तो 2+3 हो जाएगा 5, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय R। अब इसमें अगर हम लोग और एक R ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5/2R। एंड फाइनली हम लोगों का आंसर आएगा 7/5, ठीक है? अब ये मुझे बताओ CH4 दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल? दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल भी 3, तो 3+3 6, 6/2 हो जाएगा 3R। 6/2 हो जाएगा 3R। एंड इन दोनों का हो जाएगा ये 4R। और तुम लोगों को आंसर आएगा, करेक्ट बोल रहे हो इशिता? एंड तुम लोगों को आंसर आएगा 4/3, ठीक है? तुम लोगों को आंसर आएगा 4/3। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सीपी एंड सीवी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सीपी एंड सीवी, ठीक है? तो इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है वो अभी हम लोगों को देखना है। तो एक क्वेश्चन ले इसके यूज के लिए, मतलब ये कहाँ पे यूज आता है टेबल। एक क्वेश्चन लेते हैं। 5 moles of O2 is heated from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius. Calculate, calculate the heat required, the heat required if
A, process is carried out isochorically, and B, process is carried out isobarically. ठीक है, तो अब पहला एक मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा तुम लोग, मतलब ए टाइप मैं करके दिखाऊंगा, बी टाइप तुम लोग करोगे। अब तुम लोगों को क्या पूछा है, तो तुम लोगों को हीट रिक्वायर्ड पूछिए। हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है, हीट इज नथिंग बट एन सी एन डेल्टा टी। बट मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर आइसोकोरिकली है, आइसोकोरिकली मतलब क्या, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी। एनी डाउट? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दे के रखे हैं, टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल वो भी दे के रखा है, चेंज इन टेम्परेचर कितना डिग्री का आएगा, 200 डिग्री, 300 बोल रहा हूँ मैं भी, 200 डिग्री का आएगा। तो हर एक चीज है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम लोगों को सीवी निकालना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल आता है, तो डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए याद रखो, अनलेस एंड अनटिल दे आर टेलिंग अस कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को काउंट करनी है, वी विल नॉट काउंट इट। ठीक है, तो इसको हम लोग लो टेम्परेचर ही पकड़ेंगे, और हम लोगों को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजुअली केमिस्ट्री में कभी भी यूज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवी की वैल्यू ये बन जाएगी 5/2 R, ये कितनी बन जाएगी, 5/2 R। एंड सीपी की वैल्यू ये बन जाएगी 7/2 R। तो तुम लोगों को सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ पे अभी पुट करना है हीट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 5 मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय सीवी की वैल्यू क्या आई है, 5/2 R, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर याद रखो, मैं तुम लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 0 डिग्री से तुम लोग अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हो, डेल्टा टी कितना आएगा, 100 आएगा। अगर तुम लोग केल्विन में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, अगर तुम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब तुम लोग 273 केल्विन से 373 केल्विन पे जा रहे हो, डेल्टा टी कितना आएगा, 100 ही आएगा, सेम ही आएगा। करेक्ट बोल रहे हो अथर्व? तो याद रखो, चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए, डेल्टा टी निकालने के लिए तुम लोगों को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की कभी जरूरत नहीं रहती। तुम लोग डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, तुम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूँ। तो 227 -27 कन्वर्ट करोगे तो 500 -300 हो जाएगा, नथिंग एल्स। आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू 5/2 इंटू R इंटू ये हो जाएगा 200, 2 1 जा 200 जा, ये हो जाएगा 25, आंसर आ जाएगा 2500 R। R की वैल्यू अगर हम लोग को कैलोरीज में दी रहेगी, यूजुअली कैलोरीज में ही पूछते हैं, तो अगर कैलोरीज में दी रहेगी तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 2 कैलोरी, विच इज नथिंग बट 2500, सॉरी वापस 2500 बोल रहा हूँ, विच इज नथिंग बट 5000, विच इज नथिंग बट 5000 कैलोरी। ठीक है, और अभी सेकंड वाला तुम लोग निकालोगे। प्रणव, दोनों आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। अब सेकंड वाला, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब तुम लोगों को निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, जिसके लिए तुम लोग यूज करोगे एनसीपी डेल्टा टी। आंसर क्या आ रहा है बताओ, फिर मैं तुम लोगों को एंट्रेंस में कैसे टाइप में यही सेम क्वेश्चन देंगे, बट हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बताता हूँ। तो देखो, इसका आंसर निकाल दिया सबने, इशिता करेक्ट आंसर है, उत्तरा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, वरना भी करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 R इंटू वापिस 200 ही आने वाला है, तो ये 1 था, ये 10 था, तो ये हो जाएगा 3500 R, जिसको अगर तुम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा 7000 कैलोरी। अब एंट्रेंस में तुम लोगों को सेम डेटा देंगे, एग्जैक्ट सेम डेटा पूछेंगे, क्या पता है, आइदर दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो तुम लोगों को एक तो पूछ सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर वो पूछते चेंज इन एंथैल्पी। अब मुझे बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे काउंट करोगे, या फिर चेंज इन एंथैल्पी कैसे काउंट करोगे। सेम क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बी चेंज इन एंथैल्पी, कैसे काउंट करोगे। सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा जो फाइंड करने बोला है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। जयेश करेक्ट आंसर था, तो कैसे करोगे। अथर्व करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो,
हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिकली है ना, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा यू। यहाँ पे लिख दो, यही फॉर्मूला तुम लोगों ने डेल्टा यू के लिए निकाला था। मतलब तुम लोगों ने जब क्यू निकाला, क्यू वी निकाला, तो तुम लोगों ने डेल्टा यू भी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने क्यू वी निकाला तो क्यू वी ही डेल्टा यू रहता है, तुम लोगों को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सिमिलरली अगर तुम लोगों ने क्यूपी निकाला तो क्यूपी ही डेल्टा एच रहता है, तुम लोगों को कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में तुम लोगों को डेल्टा यू या फिर डेल्टा एच ही पूछेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तुम लोगों को होमवर्क अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्लासरूम पे। टिल देन विल स्टॉप हो हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। किसी का लिखना बाकी होगा तो तुम लोग लिख सकते हो, मैं हूँ यहाँ पे ही। ओके चलो, बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।